हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रवि सैनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। किसी वस्तु या सेवा के का जो मूल्य है अगर उसमें वृद्धि हो जाती है तो किसी स्पेसिफिक जो मूल्य था उससे हम किसी वस्तु सेवा को खरीद पा रहे थे, अब उसी सेम अमाउंट से हम कम वस्तु या सेवा खरीद पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज है उनका जो प्राइस है वो बढ़ गया और जो करेंसी का जो परचेजिंग पावर था वो कम हो गया। इस कंडीशन का हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। Phillips curve. This curve indicates negative relation between inflation and employment. It means with increase in inflation, unemployment is not true always. This relation is observed only up to particular point of time. फिलिप्स कर्व में जो इन्फ्लेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन आता है। मीन्स अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट एक लेवल तक ही बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बढ़ेगा। इसे हम फिलिप्स कर्व बोलते हैं। इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एवरी मंथ बट द प्राइसेस आर कंपेयर्ड विद द प्राइसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द सेम मंथ। लाइक अगर 2022 में किसी वस्तु का जनवरी में किसी वस्तु का मूल्य 100 था, 2023 में जनवरी में उसी वस्तु का मूल्य 115 हुआ, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो 15% हुआ। बाकी एग्जाम्पल्स भी सेम इसी की तरह हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला जो है टारगेट इन्फ्लेशन। टारगेट इन्फ्लेशन मीन्स द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन इज सेट बाय ईच कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंटल नीड्स विच इज कॉल्ड टारगेट इन्फ्लेशन। देखिए प्रीवियस जो क्लासेस थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि कुछ अमाउंट जो इन्फ्लेशन का है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो जो किसी वस्तु या सेवा को जो उत्पादित करने वाले जो प्रोड्यूसर या सेलर्स हैं, अगर उनके पास प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो वो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि बिना प्रॉफिट की इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं लगाना चाहेगा। इसलिए एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो इन्फ्लेशन है, एक स्पेसिफिक जो इन्फ्लेशन है वो रिक्वायर्ड होता है। इसलिए सभी देश ये अपेक्षा रखते हैं कि वह 1 से 2% जो है वो इन्फ्लेशन डिजायर्ड है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 1 से 2% की रेंज में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया में हम 2 से 6% तक की एक इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन करते हैं, जिसमें कि 4% प्लस माइनस 2% हमने एक टारगेट फिक्स कर रखा है जो कि डिजायर्ड इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज किसी रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज या जो सेवाएं हैं उनके लिए कैपिटल लगाना रिक्वायर्ड है। इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है कंपैरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज के। नेक्स्ट जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की रेट 3% से कम होती है देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। दिस क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दिस इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव फॉर डेवलप्ड कंट्रीज बट नॉट कंड्यूसिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट 3 से 6% होती है देन इट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन इज नेगेटिव फॉर डेवलप्ड कंट्रीज बट पॉजिटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। रनिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट 6 से 10% के बीच में होती है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन के केस में अगर इन्फ्लेशन रेट 10% से भी ज़्यादा हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन के केस में 50% से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, बिकॉज उस केस में करेंसी सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाता है। डिसइन्फ्लेशन मीन्स जब इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज होती है बट प्राइस अभी भी उतने ही रहते हैं, तो उस कैटेगरी को हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं।
डिफ्लेशन के केस में जब इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाता है, जो प्राइस जो है वस्तु या सेवाओं के वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो जिससे कि प्रोड्यूसर जो हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। इससे वो आगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट करने में घबराते हैं या डरते हैं, जिससे कि इकोनॉमी में रिसेशन डेवलप होता है। इसी तरह की कंडीशन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा है, वो 1929 में यूएसए में हुआ था। स्टैगफ्लेशन के केस में जो जीडीपी है वो लो होती है, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। उस कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन में दो वर्ड्स हैं, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और जीडीपी जो है वो लो है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है वो किसी वस्तु की जो कॉस्ट है उसके बढ़ने की वजह से होता है, तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो उससे आगे प्रोसेस करके जो फाइनल गुड्स बनाया जा रहा है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में उस वस्तु की या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उस केस में भी इन्फ्लेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा, रेंट बढ़ जाएगा या वेजेस बढ़ जाएंगे या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा अपने प्रॉफिट बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो बढ़ जाएंगे। अगर सब्सिडी रिड्यूस हो जाएगी तो ये सभी कारक जो हैं वो किसी वस्तु का जो कॉस्ट है, उत्पादन जो है उसके मूल्य को बढ़ाएंगे, तो उस केस में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के केस में अगर किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है, ज़्यादा लोगों के पास पैसा है या ज़्यादा मनी है, उस कंडीशन में किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो भी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर इनकम ज़्यादा होगी, जो उपभोक्ता है उनके पास ज़्यादा इनकम होगी, तो भी किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। अगर गवर्नमेंट किसी वस्तु के उत्पादन के लिए ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, उस केस में डिमांड बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर सरकार जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करती है, उस केस में भी मार्केट में ज़्यादा पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। ब्लैक मनी की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैटेगरी में आता है। कोर इन्फ्लेशन के केस में हम उस पार्ट को डील करते हैं जिसमें कि बाकी फैक्टर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से डील किए जाते हैं, इसलिए हम उन फैक्टर्स को हटा देते हैं। इसलिए कोर इन्फ्लेशन में हम बेसिकली फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हैं। अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को माइनस कर दें तो हमें कोर इन्फ्लेशन मिलता है। नेक्स्ट जो इन्फ्लेशन है वो है स्क्यूड इन्फ्लेशन। When the prices of some commodity increases excessively and the price of others remain constant, then such inflation is called skewed inflation. जैसे कि खाद्य वस्तु में अगर किसी प्रोटीन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाए, बाकी जो उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड नहीं हो, तो इसे हम स्क्यूड इन्फ्लेशन कहते हैं। श्रिंक इन्फ्लेशन के केस में when the prices remain constant but quality and quantity of product is reduced. अगर वस्तु का जो मूल्य है वो तो उतना ही रखा जाए, बट उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाए तो उसकी वो हम श्रिंक इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन व्हेन प्राइसेस राइज ड्यू टू कंस्ट्रेंट इन सप्लाई। मींस अगर सप्लाई या आपूर्ति नहीं हो रही है तो उस केस में भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन when the prices to be imported are increase। अगर हम किसी वस्तु का आयात कर रहे हैं और आयातित वस्तु का ही मूल्य ज़्यादा है तो डेफिनेटली जब वो डोमेस्टिक मार्केट में आएगी तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, इसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोल सकते हैं।